Hello friends, my name is Kalp Shah and I am from Kalp Shah CA classes and Agarwal Consultants. आज हम देखेंगे ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऐसे 315 है। उससे पहले हमारे क्लासेस का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारे क्लासेस में सीए फाइनल, सीए इंटर और फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट्स बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं और बेस्ट रेट पे। तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप और कॉल नंबर है 8000028250 पे कॉल कीजिए। उसके अलावा हमारी जो सर्विसेज है कंपनी इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, वो जो भी स्क्रीन पे है वो सारी सर्विसेज हम काफ़ी किफ़ायती दाम पे आपको अंडर वन रूफ दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म का आपको बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, आप हमारे एसोसिएट भी बन सकते हो इन सारी सर्विसेज में। रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एमसीए रिलेटेड सर्विसेज है, फिर लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल एग्रीमेंट, फिर एनसीएलटी मैटर्स, जीएसटी मैटर, जीएसटी लीगल मैटर, जीएसटी इनकम टैक्स मैटर, देन इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स लीगल मैटर, देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, then FEMA related guidance, foreign exchange guidance and hedging and planning of FEMA Act. Then valuation services we are also providing, and export import for buyer finding or seller finding we can provide you this kind of services. Now let's start the ऐसे 315 ऐसो 315 का हमने जैसे नाम देखा कि असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। आपको एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब तो सबसे पहले मिसस्टेटमेंट की व्याख्या देखते हैं, मिसस्टेटमेंट का मीनिंग देखते हैं। तो मिसस्टेटमेंट क्या होता है? मिसस्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन, मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है कोई डिफरेंस किसके बीच में, जो होना चाहिए और जो है उसके बीच में, ठीक है। तो आइडियली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत जो होना चाहिए और जो एक्चुअल में है, तो मिस स्टेटमेंट चार चीज़ों के तहत हो सकता है। ACPD, तो आपको ये चार याद रखना है: अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और ये है आपका आइडियल ACPD, ये होना चाहिए एज पर FRF। और जो एक्चुअल में है, तो अगर FRF के तहत नहीं है, यानी कि FRF से कुछ अलग है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। तो वो आपने अमाउंट FRF के तहत नहीं लिखी, यानी A नहीं लिखा या फिर C नहीं लिखा। क्लासिफिकेशन, अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर IFRS ऐसा कह रहा है कि इसका आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना और आपने उसको कैपिटल बता दिया, तो फिर वो क्या हो गया आपका मिस स्टेटमेंट। एज किस चीज़ का मिस स्टेटमेंट हुआ आपका? अमाउंट का नहीं हुआ, अमाउंट आपने सही लिखी लेकिन आपने रेवेन्यू की जगह कैपिटल दिखा दिया, तो क्लासिफिकेशन मिस्टेक हुआ। फिर प्रेजेंटेशन, आपको बैलेंस शीट या PNL में जो भी खर्चा या फिर जो भी बैलेंस शीट की आइटम जिस हेड में दिखानी थी उस हेड में नहीं दिखाई लेकिन कुछ और हेड में दिखाई, तो वो प्रेजेंटेशन का डिफरेंस हो गया। आपको से फॉर एग्जांपल इंड AS 110 बिजनेस जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं कि आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखाना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को इक्विटी में ऐड कर दिया, तो वो गलत हो गई बात। या तो फिर AS बोल रहा है कि आपको साथ में दिखाना और आपने अलग दिखा दिया। और डिस्क्लोजर, कोई डिस्क्लोजर आपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने थे, वो नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिखाए। से फॉर एग्जांपल आपको नोट्स टू अकाउंट में आपकी सब्सिडी कंपनीज के पूरे नाम दिखाने, तो सब्सिडी कंपनी के नाम नहीं दिखाए, तो वो भी एक मिस स्टेटमेंट हो गया। अब हम देखते ये मिस स्टेटमेंट तो हुआ, मिस स्टेटमेंट यानी गलती, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये चीज़ में डिफरेंस जो है वो फ्रॉड से भी आ सकता है, एरर से भी आ सकता है। कोई बंदा गलती से 100 की जगह 900 लिख दे या फिर 600 की जगह 900 लिख दे, तो वो हो गई एरर। लेकिन कोई बंदे का इंटेंशन ही गलत था तो उसने गलत अमाउंट लिख दी, तो वो हो गया फ्रॉड। तो
तो कोई भी ये मिसस्टेटमेंट हो सकता है, वो फ्रॉड या एरर से हो सकता है, आपको वो समझना है। अब आपको देखना है कि वो मटेरियल है कि नहीं। हमको ये मिसस्टेटमेंट तो देख लिया कि मिसस्टेटमेंट क्या होता है, लेकिन ये मिसस्टेटमेंट यानी एसीपीडी का डिफरेंस, एसीपीडी का डिफरेंस को मिसस्टेटमेंट कहते हैं। अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर गलत है, यानी कि एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब कहा जाएगा। तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले आपको वो चेक करना है कि क्या वो इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। एक छोटी सी मिस्टेक आप 100 बार करो तो वो बड़ी मिस्टेक कहलाती है, तो उसको कहते हैं कि इन एग्रीगेट। तो इन एग्रीगेट को एसीपीडी से पीडी में डिफरेंस तो नहीं है, या तो दो तरीके से मटेरियल हो सकता है, या तो वो इंडिविजुअली या तो इन एग्रीगेट। क्या करता हो रहा हो, इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वो इंडिविजुअली या फिर कोई दूसरे स्टेटमेंट से मिल के क्या वो इन्फ्लुएंस कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का। इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ एफएस। अगर आपको जवाब हाँ में मिलता है तो वो मटेरियल है, अगर आपको जवाब ना में मिल रहा है तो नहीं है, देन वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है। दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड दिस इज नॉट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अब आपको तो पता चल गया कि मिसस्टेटमेंट क्या होता है और वो मटेरियल कब होता है। ठीक है, तो इसका भी हम इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, मिसस्टेटमेंट है या तो इंडिविजुअली या तो इन एग्रीगेट, या तो इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट। इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एफएस, यूजर्स ऑफ एफएस। अगर हाँ तो वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, अगर ना तो वो मिसस्टेटमेंट नॉट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब हम ऐसे का जो कोर पार्ट है उसमें जो चीज़ें बताई गई वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये ऐसे 315 होता है और इसी प्रकार का कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग होता है, तो होता है वो भी हम देखते हैं। ये देखिए ये आपका इंटरनेशनल है, इसी चीज़ का इंटरनेशनल वर्जन। ऐसे ISA ईसा 315 रिवाइज, वो अब हमारे इंडिया का जो चल रहा है वो 2008 का चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2008 में वो आया था, इफेक्टिव फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008। अब यहाँ पे 2019 में वो रिवाइज भी हो चुका है और करीबन बहुत बड़ा हो चुका है, तो उसमें से भी हम कुछ रेफरेंस लेंगे। सबसे पहला रेफरेंस मैं आपको उसमें से दिलाऊंगा, असर्शंस। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है ना असर्शन की, वो बहुत लंबी और डिटेल में दी है। तो डेफिनेशन के पार्ट में हम आते हैं कि असर्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर ऑडिट असर्शंस। सबसे पहले हम समझते हैं असर्शंस क्या थे। असर्शंस आर रिप्रेजेंटेशंस वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, अदरवाइज मीन इम्प्लिसिट, यानी कि स्पष्ट तरीके से बताया गया या फिर नहीं भी बताया गया, विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन। रिकॉग्निशन यानी कि आपने रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया किसी एक्सपेंस या इनकम को, फिर मेजरमेंट, उसको प्रॉपरली मेजर किया या नहीं किया, जितने अमाउंट पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है उसी प्रकार से किया या नहीं है, और जिस तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहे वो प्रेजेंटेशन किया है या नहीं, और डिस्क्लोजर भी किया है या नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन, with respect to recognition, measurement, presentation and disclosure of information in the FS which are inherent in management representing
that the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. Assertions are used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur when identifying, assessing and responding to the risk of material misstatement. यानी कि assertions कुछ इस प्रकार की चीज़ें कि वो मैनेजमेंट बता रहा है कि हमने ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत किया है. वो चार चीज़ हो सकती है, रिकग्निशन हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, डिस्क्लोजर हो सकता है. आपने उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से रिकग्नाइज किया, हाँ या ना, मेजरमेंट किया, हाँ या ना, प्रेजेंटेशन किया, हाँ या ना, डिस्क्लोजर किया, हाँ या ना, वो ऑडिटर चेक करता है और उसके ऊपर से पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट निकालता है. तो अब असर्शन किस प्रकार के होते हैं, तो वो हम असर्शन के टाइप्स देखते हैं. पहले तो देखते हैं असर्शंस कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हो सकते हैं. ठीक है, तो असर्शंस मैं आपको बताना चाहूँगा. वैसे मेन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इससे कहते हैं, एक तो पीएनएल और एक तो बैलेंस शीट के रिलेटेड आइटम्स. पीएनएल में जो खर्चा होता है या इनकम होती है उसके रिलेटेड असर्शंस अलग है और बैलेंस शीट के रिलेटेड जो असर्शंस है वो अलग है. तो हम देखते हैं पीएनएल के असर्शन कौन कौन से हैं. देखो, असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर. इससे क्या कहते हैं, पीएनएल को क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिलेटेड टू डिस्क्लोजर. तो पीएनएल में हम ट्रांजैक्शन ही डालते हैं ना, कोई अकाउंट बैलेंस थोड़ी डालते हैं. तो इसे कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और इसे कहते हैं अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स. हालांकि डिस्क्लोजर का भी अलग से असर्शन हो गया कि भाई आपको प्रेजेंटेशन क्या करना है, डिस्क्लोजर क्या देना है. ये पहले तो वो नोट्स टू अकाउंट्स की आइटम हो गई. तो यहाँ पे एक तीसरा बना देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स वाला असर्शन. लेकिन ये दो साथ में ही रहेंगे हालांकि. अब देखते हैं पीएनएल के कौन कौन से, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, क्या ये पीएनएल का ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना चाहते हो वो क्या अकर हुआ था. सबसे पहले अकर ही नहीं हुआ था तो फिर आपने अगर फेक तो रिकॉर्ड नहीं किया कोई इनकम या कोई एक्सपेंस. तो पीएनएल में क्या होता है कि कई बार बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता है. तो इसके लिए जो असर्शन है वो अकरेंस है. अकरेंस, ट्रांजैक्शन इवेंट्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज हैव अकर्ड एंड सच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स पर्टेन टू द एंटिटी. हाँ, अकर हुआ लेकिन वो आपकी ही कंपनी का है या दूसरी कंपनी का है. हो सकता है दूसरी कंपनी का ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर दिया. फिर कंप्लीटनेस, क्या आपने पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया. 100 रुपये का ट्रांजैक्शन तो उसमें आपने 98 या 50 या उसके अलावा 100 के अलावा कोई अमाउंट तो नहीं दिखाई ना. ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन recorded and all related disclosures that should have been included in the FS have been included. जितने भी जो भी पूरी अमाउंट रिकॉर्ड करनी चाहिए होती थी, क्या वो अमाउंट रिकॉर्ड हुई है. 100 का ट्रांजेक्शन होता है, 100 का रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या उतना रिकॉर्ड हुआ है. और उसके संबंधित जितने भी डिस्क्लोजर है वो क्या हुए हैं. फिर नेक्स्ट असर्शन है पीएनएल का एक्यूरेसी. आपने एक्यूरेटली तो रिकॉर्ड किया ना, कोई गफला तो नहीं कर दिया ना. एक्यूरेटली यानी कि आपने कंप्लीटनेस में आपने पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, यानी कि आपने कोई छूट तो नहीं गया ना. आपने से फॉर एग्जांपल 3 हिस्सों में आपने डिलीवरी की किसी गुड्स की, तो वो कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है. तीनों अमाउंट को टोटल मिला के आपने डेटर्स के अमाउंट में डेबिट किया है. और एक्यूरेसी यानी कि वो आपने टाइपिंग करते समय कोई गलती तो नहीं कर दी ना. तो amounts and other data relating to recorded transaction and events have been recorded appropriately and related disclosure have been appropriately measured. फिर नेक्स्ट है कट ऑफ. कट ऑफ यानी कि ईयर एंड के ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो आपके नेक्स्ट ईयर में तो नहीं ले गए हैं ना. तो ईयर के एंड 31 मार्च या फिर अगर आप IFRS कंपनी हो तो 31 दिसंबर, तो उस 31 मार्च के एंड के जो ट्रांजैक्शन उसको आप नेक्स्ट ईयर में नहीं ले गए या फिर नेक्स्ट ईयर वाले आप 31 मार्च में नहीं ले गए हैं ना.
फर्स्ट अप्रैल के ट्रांजेक्शन आपने आपको कुछ टारगेट प्रॉफिट बताना था, तो फर्स्ट अप्रैल वाले ट्रांजेक्शन भी कई बार कई कंपनीज होती है वो 31 मार्च में डाल देती है, 31 मार्च के पहले 2-3 दिन पहले डाल देती है, तो वो कट ऑफ डेट को 31 मार्च को कट ऑफ डेट कहते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन का पूरा ये इस साल का ट्रांजेक्शन और अगला वाला ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन, तो उसका प्रॉपरली सेग्रीगेशन हुआ है नहीं, उसे कट ऑफ कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। फिर क्लासिफिकेशन, ट्रांजेक्शन इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स, यानी कि आपने रेवेन्यू अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिखा दिया, और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिखा दिया, तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। फिर होता है प्रेजेंटेशन, ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर अप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेटेड and clearly described, and related disclosure are relevant and understandable in the context of the requirements of the applicable financial reporting framework। यानी कि प्रॉपरली आपने उसका जहाँ जहाँ जैसे प्रेजेंटेशन दिखाना था, यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको एग्जिस्टिंग एएस के तहत पीएनएल के फेस पे अलग से दिखानी होती है, तो क्या आपने उसको नॉर्मल आइटम के तहत मिक्स तो नहीं कर दिया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल हुआ कोई, या फिर एबनॉर्मल आइटम का, एबनॉर्मल तो नहीं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पीएनएल के फेस में अलग से दिखाना, तो अलग से तो दिखाया है ना। तो ये प्रेजेंटेशन, ये जो अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन हुआ, ये जो हुआ पीएनएल के रिलेटेड असर्शन से। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट के रिलेटेड असर्शन। असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंसेस रिलेटेड डिस्क्लोजर एट द पीरियड एंड, ये कब होता है? पीरियड एंड पे होता है, और यहाँ पे कब होता है? फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट, यानी कि पूरे साल के दौरान होता है। यानी कि पीएनएल की आइटम हो गई, ये बैलेंस शीट की आइटम होगी। एग्जिस्टेंस, आप जो असेट या लायबिलिटी बता रहे हो, कि एक्चुअल में वो असेट एग्जिस्ट कर रही है, या फिर कोई फेक असेट आप दिखा रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये सिर्फ असेट्स, लायबिलिटी क्या नहीं होता, इसमें इक्विटी इंटरेस्ट का भी होता है। अब तो पूरा तीनों आ गया। शेयर होल्डर्स फंड में जो इक्विटी आती है, इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस, उसको इक्विटी इंटरेस्ट कहते हैं। फिर असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी इंटरेस्ट। तो दोनों साइड से आप कर सकते हो, दोनों का प्रॉपरली एग्जिस्टेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चेक करना है। फिर हो सकता है कोई रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और कंपनी ने अलग अलग से रिजर्व एक्स्ट्रा डाल दिए हो। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, द एंटिटी होल्ड्स कंट्रोल्स द राइट्स टू द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। आपको देखना है क्या, आपने किसी और की लायबिलिटी तो आपकी लायबिलिटी तो नहीं दिखा दी, या फिर आपकी असेट जो आपकी थी वो आपने दिखाई ही नहीं, तो उसे कहते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो उसके लिए आपको टाइटल डीड्स वगैरह चेक करना होता है। तो आपने क्या टाइटल डीड्स वगैरह प्रॉपरली चेक किया है या नहीं किया है। फिर completeness, all assets and liabilities and equity interest that should have been recorded and all related disclosures should have been included in the FS have been included। यानी कि आपने पूरी तरह से सारी assets को completely record किया है और सारी liability और सारे शेयर होल्डर्स फंड को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, पूरा कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है। कुछ छूट तो नहीं गई है, आपके पास 100 असेट्स है उसमें से 10 छूट गई हो या 1 छूट गई हो, ऐसा तो नहीं हो। और एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, आपने एक्यूरेटली उसको वैल्यू तो किया है ना, क्या उसमें आपने 10 असेट्स की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 100 रुपये आती थी कोई एक पर्टिकुलर असेट की, लेकिन उसकी जगह आपने 99 लिख दी या फिर 50 लिख दी या फिर 60 लिख दी, तो उसे कहते हैं एक्यूरेसी। फिर उसका वैल्यूएशन प्रॉपरली आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन करता है उसके हिसाब से किया है कि नहीं, उससे कहते हैं वैल्यूएशन। से फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस होना चाहिए, लेकिन आपने विच एवर इज लेस नहीं किया और कॉस्ट पे डाल दिया, तो वो नहीं चलेगा। फिर अलोकेशन, assets, liabilities and equity interest have been included in the financial statement at appropriate amounts, and any resulting valuation or allocation adjustment have been appropriately recorded and related disclosure have been appropriately measured and described। फिर classification होता है, उसमें भी वही आता है, रेवेन्यू को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान लिया, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं मान लिया। सो असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी का आपको प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करना होता है। तो जैसे लॉन्ग टर्म असेट्स है, टेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट, तो टेंजिबल को इंटेंजिबल में तो नहीं डाल दिया ना, या तो फिर आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसको तो आपने इक्विटी में तो नहीं दिखा दिया ना, या तो फिर आपने लायबिलिटीज़ जो होती है वो शॉर्ट टर्म थी, उसको लॉन्ग टर्म तो नहीं दिखा दी। फिर प्रेजेंटेशन, असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट आर अप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेटेड एंड क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिलेवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल एट द कंटेक्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। से फॉर एग्जांपल आपको इन्वेंट्रीज जो नॉन करंट असेट्स होती है, इन्वेंट्री सबसे पहले दिखानी होती है, तो आपने प्रॉपरली पहले प्रेजेंटेशन में पहले तो दिखाई है ना,
फिर उसके बाद दूसरी करंट एसेट्स आती है। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले इन्वेंट्रीज आती है करंट एसेट्स में, या तो फिर आपने टेंजिबल इंटेंजिबल के जो टोटलिंग है, या तो फिर उसके प्रेजेंटेशन है उसमें कोई आगे पीछे कर दिया, इंटेंजिबल को भी टेंजिबल में दिखा दिया, या फिर टेंजिबल को इंटेंजिबल में दिखा दिया कोई एसेट्स को, या फिर इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ थी तो करंट लायबिलिटीज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़ को भी कोई आगे पीछे नहीं कर दिया, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से असर्शंस होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए। द असर्शन डिस्क्राइब्ड अबाउ अडेप्टेड एज अप्रोप्रिएट मे ऑल्सो बी यूज बाय द ऑडिटर इन कंसिडरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट मे अकर इन डिस्क्लोजर नॉट डायरेक्टली और रिलेटेड to recorded classes of transaction events or account balances. An example of such disclosure includes where the entity may be required by the applicable FRM to describe its exposure to risk arising from financial instruments, including how the risk arise, the objective policies and process for managing risk and method used to measure the risk. ये आपको दिखा डिस्क्लोजर के रिलेटेड ये मिस स्टेटमेंट हो सकता है। फिर एक चीज़ होती है जो मिस स्टेटमेंट होते हैं ना, वो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लेवल पे होते हैं या तो फिर असर्शन लेवल पे होते हैं। वो हम देखते हैं। ऑडिटर चेक करेगा कि ये मिस स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है या फिर असर्शन लेवल पे है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती 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 है। से फॉर एग्जांपल ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ इन्वेंट्री में गलती, टेंजिबल एसेट्स फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स में गलती, फिर इंटेंजिबल में ट्रेडमार्क में गलती। तो ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो गई। करंट लायबिलिटीज़ में गलती, क्रेडिटर्स में गलती। फिर इसी तरह अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कहीं मिस स्टेटमेंट दिख रहा है ACPD का, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, अमाउंट, ACPD प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, ACPD का कहीं पे भी FS में मिस स्टेटमेंट यानी कि डेविएशन दिख रहा है जो होना चाहिए FRF के तहत, वो नहीं है, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मिस स्टेटमेंट। और एक होता है असर्शन लेवल का, यानी कि कोई पूरे में नहीं गलती है लेकिन पूरे कोई एक पार्ट में गलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री में गलती है, ये पूरा इन्वेंट्री का पोर्शन, उसमें आपने खाली कॉस्ट और NRV विच एवरेज लेस करना रह गए, तो ये हो गई असर्शन लेवल की गलती। अब उसका डिटेलिंग क्या होता है वो आप देखते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। The auditor identifies the risk of material misstatement at the financial statement level. That means as a whole level, पूरे tangible asset, intangible asset, current asset, non-current asset, current liability, non-current liability, equity, reserves and surplus, सब में गलती है financial statement level. To determine whether the risk have a pervasive effect, pervasive and omnipresent, सभी जगह पे क्या risk have a pervasive effect on the financial statement, ये इतने बड़े रिस्क के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैले हुए, एंड वुड देयरफॉर रिक्वायर्ड एन ओवरऑल रिस्पॉन्स इन अकॉर्डेंस विद SA 330। इन एडिशन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में ऑल्सो अफेक्ट इंडिविजुअल असर्शंस लेवल। अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में गलती है तो फिर इंडिविजुअल असर्शंस में तो गलती होगी ही होगी। अगर समझ लो कि यहाँ पे भी गलती, यहाँ पे ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड है, यहाँ पे गलती, फिर यहाँ पे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में गलती, तो फिर यहाँ पे इन्वेंट्री में तो गलती होगी ही होगी, क्योंकि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलती 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 से ही फैले हुए हैं, आप समझ लीजिए। तो फिर असर्शंस लेवल पे गलती तो होगी ही होगी। फिर इन एडिशन एंड वुड देयरफॉर रिक्वायर एन ओवरऑल रिस्पॉन्स इन अकॉर्डेंस विद SA 30। फिर एंड आइडेंटिफाइंग दिस रिस्क में असिस्ट द ऑडिटर इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स at assertion level and designing further audit procedure to address the identifying risk। अगर आपको लग रहा है कि assertion लेवल पे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लेवल पे बहुत सारे मिस स्टेटमेंट्स हैं और वो मटेरियल है, तो आप फर्दर प्रोसीजर उसके हिसाब से तय कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। Risk of material misstatement at the financial statement level refer to the risks that relate pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions। आप यहाँ पे लिख सकते हो pervasive and affects many assertions
फाइनेंशियल लेवल का मतलब होता है परवेजिव एंड अफेक्ट मैनी असर्शंस। फिर आगे क्या आता है, risk of this nature are not necessarily risk identifiable with specific assertion at the class of transaction, account balances and disclosure level. Rather, they represent circumstances that may pervasively increase the risk of material misstatement at the assertion level. The auditor's evaluation of whether the risk identified relate pervasively to the FS supports the auditor's assessment of risk of material misstatement at the FS level. In other cases, a number of assertions may also be identified as susceptible to the risk and may therefore affect the auditor's risk आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। अगर परवेजिव लेवल पे है तो आपको चेक करना होगा कि ये सारे असर्शन लेवल पे है या नहीं है। कि एफएस लेवल पे आपको मिस स्टेटमेंट दिख रहे हैं तो पूरी संभावना है कि असर्शन लेवल पे भी वो मिस स्टेटमेंट होंगे ही होंगे। फिर एग्जांपल, द एंटिटी फेसेस ऑपरेटिंग लॉसेस एंड लिक्विडिटी इश्यूज। कंपनी के पास कोई पैसे नहीं है, कैश नहीं है, वर्किंग कैपिटल का इश्यू है एंड इज़ रिलायंट ऑन फंडिंग दैट हैज़ नॉट येट बीन सिक्योर्ड। यानी कि अभी तक बैंक ने उनका लोन का अप्रूवल या फिर उनका जो एप्लीकेशन है सीसीओडी का अप्रूव नहीं किया है। इन सच सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर में डिटरमाइन दैट द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गिव्स राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द एफएस लेवल। क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है जो सही है या नहीं है, और उसकी वजह से क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट एफएस लेवल तो नहीं हो सकते ना। पूरी कंपनी ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन हार्म होने का डर से क्या पूरे एफएस लेवल पे पूरे गफले तो नहीं किए हैं ना, वो आपको चेक करना। इन दिस सिचुएशन द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मे नीड टू बी अप्लाइड यूजिंग लिक्विडेशन बेसिस विच वुड लाइकली अफेक्ट ऑल असेसेस परवेसिवली। यानी कि आपको इस केस में अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है और आपकी कोई लोन अप्रूवल नहीं हुई है तो फिर आपको लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा, कंपनी बेचनी पड़ेगी और आपको उसका पूरा अकाउंटिंग भी लिक्विडेशन बेसिस पे करना होगा। इससे कहते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। उसकी वजह से बहुत सारे असेसन्स परवेसिवली अफेक्ट होते हैं। और सब फिर सारे जो कॉस्ट और एनआरवी वाला भी असेशन अफेक्ट होगा अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो। फिर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट में भी फ़र्क आएगा और बहुत सारी आइटम्स जो आप इंड एस के तहत पढ़ते हो सारी आइटम्स में डिफरेंस आ सकता है। द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल इज इन्फ्लुएंस by the auditor's understanding of the entity's system of internal control. In particular, the auditor's understanding of the control environment, the entity's risk assessment process and the entity's process to monitor the system of internal control. यानी कि ऑडिटर को पता कैसे चलेगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एफएस लेवल पे है, तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जज करेगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सक्षम है, कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी की ऑनेस्टी के रिलेटेड कॉम्पिटेंस कितना है और कमिटमेंट कितना है। द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड द एंटिटीज प्रोसेस टू मॉनिटर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी ने बिठाई हुई है क्या कंपनी उसका प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके ऊपर से ऑडिटर तय करेगा कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट एफएस लेवल है या नहीं है। एंड द आउटकम ऑफ द रिलेटेड एवेल्यूशंस रिक्वायर्ड बाय पैरा सो एंड सो एंड कंट्रोल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद पैरा 27। अगर कंट्रोल में ही बहुत सारी डेफिशिएंसी पाई गई है तो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कोई गफला हो। इन पर्टिकुलर रिस्क एट एफएस लेवल में अराइज फ्रॉम डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल इवेंट्स और कंडीशंस सच एज डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर कंडीशंस ही पूरी मार्केट ही डाउन जा रहा है, जैसे अभी कोरोना में जा रहा है, तो हो सकता है कोई कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन हार्म हो रहा हो, कंपनी बंद होने वाली हो, तो उस समय ऑडिटर को खास ध्यान रखना है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड मे बी पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अगर फ्रॉड है तो हो सकता है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो। एग्जाम्पल, द ऑडिटर अंडरस्टैंड्स फ्रॉम इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी यूज इन डिस्कशन विद लैंडर्स in order to secure further financing to maintain working capital. The auditor may therefore determine that there is a greater susceptibility to misstatement due to fraud risk factor that affect inherent risk.
susceptibility of the FS to material misstatement because of the risk of fraudulent financial reporting, such as overstatement of assets and revenue and understatement of liability and expenses. अगर आपको लोन नहीं मिल रही और आप अगले महीने आपके पास आपका बैंकर आपके लिए लोन लेने का पूरा तय करने वाला है और फाइनल डिसीजन अगले महीने आने वाला है, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी एसेट का ओवर स्टेटमेंट करो और लायबिलिटी का अंडर स्टेटमेंट और रेवेन्यू का ओवर स्टेटमेंट और एक्सपेंस का अंडर स्टेटमेंट करो. यानी कि कोई भी बंदा नॉर्मली जो प्रोजेक्ट फाइनेंस में सीए होते वो क्या काम करते, वो यही तो काम करते, किसी ना किसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के बताते ताकि वो जो बैंकर है उसको समझ में आए कि इसको लोन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. लेकिन आजकल तो बैंकर भी स्मार्ट हो चुके हैं. जो सीए काम कर सकता है वो बैंकर क्यों नहीं कर सकता. बैंकर के पास भी इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, 1 मिनट में उसको पता चल जाता है. तो अगर लोन लेने की बात है तो हो सकता है कि एफएस लेवल पे पूरा मिस स्टेटमेंट हो. फिर द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग द रिलेटेड एवेल्युएशंस of the control environment and other components of the system of internal control may raise doubts about the auditor's ability to obtain audit evidence on which the base the audit opinion or be cause for withdrawal from engagement where withdrawal is possible. Example: as a result of evaluating the entity's control environment, the auditor has concerns about the integrity of the entity's management, which may be so serious as to cause the auditor to conclude that the risk of intentional misrepresentation by management in the financial statement is such that an audit cannot be conducted. अगर जो मैनेजमेंट है वही ऑनेस्ट नहीं है, वो ईमानदारी नहीं निभाना चाहता है, तो हो सकता है कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गफले हो और वो मिसरिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा है कि ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि अब ऑडिट नहीं करना चाहिए, कि मैनेजमेंट इसमें इंटीग्रल नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द आईटी एनवायरनमेंट हैव बीन पुअरली मैनेज with little oversight from management and those charged with governance. The auditor concludes that there are significant concerns about the condition and reliability of the entity's accounting record. In such circumstances, the auditor may determine that it is unlikely that sufficient appropriate evidence will be available to support an unmodified opinion. अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने कोई नया आईटी एनवायरनमेंट लाया है और वो आईटी एनवायरनमेंट में कोई नया सॉफ्टवेयर लाया है, लेकिन उसको आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया. जो भी उसमें लूप होल्स है सॉफ्टवेयर के इनिशियल फेज़ पे, वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से या फिर उस सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी से ठीक नहीं करवाया. उसकी वजह से आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसकी रिलायबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क हो गया. तो अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क हो गया, तो फिर ऑडिटर उसमें अनमोडिफाइड यानी कि क्लीन रिपोर्ट कैसे दे सकता है. तो ये जो कुछ बातें थी कि मिस स्टेटमेंट एट एफएस लेवल या असर्शन लेवल, वो हमने देखा. अब इसके नीचे दिखे रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल. सेट आउट एग्जांपल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स. अब इसका क्या एग्जांपल दिया है वो देखते हैं. द ऑडिटर में यूज ऑटोमेटेड टेक्निक्स टू असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर. An entire population of transaction may be analyzed using automated tools and techniques to understand their nature, source, size and volume. आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा रखा है ताकि आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन कौन कौन सी साइज़ के, वॉल्यूम के या फिर कौन कौन से नेचर के हो रहे हो आपको पता चल रहा है. बाय अप्लाइंग द ऑटोमेटेड टेक्निक्स यानी कि सॉफ्टवेयर artificial intelligence, the auditor may for example identify that an account with a zero balance at period end was comprised of numerous offsetting transaction and journal entries occurring during the period. आपको जीरो बैलेंस क्यों हुआ, जीरो होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे सेट ऑफ वाले ट्रांजेक्शन सस्पेंस अकाउंट बताए, यहाँ का डेबिट यहाँ का क्रेडिट यहाँ, ये डेबिट क्रेडिट का खेल खेला, उसकी वजह से आपका अकाउंट जीरो दिखा रहा है. और जो जर्नल एंट्रीज थी वो फेक जर्नल एंट्रीज लास्ट में पास कर दी. indicating that the account balance or classes of transaction may be significant. A payroll clearing account, the same payroll clearing account may also identify expense reimbursements to management which could be a significant disclosure due to this payments being made to related parties. तो जो पेमेंट हुआ था वो रिलेटेड पार्टी रिलेटेड था, तो फिर उसके रिलेटेड तो आपको डिस्क्लोजर प्रॉपरली देना चाहिए. By analyzing the flows of entire population of revenue transaction, the auditor may more easily identify a significant class or transaction that had not previously been identified.
अब उसके ऐसे में आ जाते। नॉर्मली हमने उसका बैकग्राउंड लिया कि एफएस लेवल क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लेवल होता है,